उसे अपने हर जन्म में ये आभास हो जाता है कि वो ये पृथ्वी की नहीं है। वहाँ की बनावट बहुत ही विचित्र थी। हर एक चीज घुमावदार यानी कि स्पाइरल शेप में बनी हुई थी। अब उसके पीछे चलते चलते हम एक फिर से कोई विशेष स्थान पर पहुंचे, जहाँ कॉस्मोरा को एक बहुत ही दिव्य पुष्प फूल दिखाई दिया। ये कोई साधारण स्टार सीड नहीं बल्कि खुद एंड्रोमेडा की राजकुमारी की बेटी है। तब उस रिकॉर्ड से नाम आया इंगाशु, और वो बार बार इसी नाम को दोहराने लगी, इंगाशु इंगाशु। लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि वो भी इस समय एंड्रोमेडा में नहीं है। मैंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है, तो जवाब ये मिला कि आज की तारीख में ना तो इंसानों को निस्वार्थ प्रेम का अर्थ पता है और ना ही वो और किसी को आजाद देखना चाहते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो चाहती है कि पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इस भयानक रहस्य उद्घाटन ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। मैंने पूछा कि क्या सचमुच मनुष्यों को अपना गुलाम बनाने की कोई साजिश या प्लानिंग चल रही है, तो जवाब आया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सितारा स्पीक्स। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो देने में बड़ा लंबा टाइम लग गया। एक्चुअली मैं हॉलीडेज पे गई हुई थी, तो इस वजह से कोई वीडियोस मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य जो है वो बड़े असीम है, और कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान हमारे सामने कुछ ऐसा आता है जो हमारी सोच के दायरे को या तो बदल देता है या बड़ा कर देता है। सुहानी का ये रिग्रेशन सेशन भी मेरे लिए किसी काल्पनिक परी कथा यानी कि फेरी टेल से कम नहीं है। इस अद्भुत यात्रा पर काम करते हुए दृश्यों की सटीकता और गहराई को देखकर मुझे बार बार यह महसूस होने लगा था कि इसका कोई एनिमेटेड वर्जन बनना चाहिए। मुझे हैरी पॉटर या सिंड्रेला या एलिस इन वंडरलैंड ये सारी कहानियां याद आ गई, ताकि इस जादुई दुनिया की कल्पना को हूबहू पर्दे पर उतारा जा सके। मैं जानती हूं कि इस अनोखे सफर की बातों पर कई लोगों को विश्वास नहीं आएगा, उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो के अंत में सुहानी के वास्तविक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की कुछ झलकियां भी जोड़ी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस विस्मयकारी सफर को पूरी तरीके से महसूस करने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इस जादुई फेरी टेल के पीछे एक बहुत ही गंभीर और कड़वा सच भी छिपा है, जो हमें सीधे चेतावनी देता है कि क्या हम सचमुच अपनी पृथ्वी के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस सेशन के दौरान हमें एंड्रोमेडा से एक अत्यंत गंभीर चेतावनी मिली है कि यदि हम मनुष्यों ने अब भी अपनी चेतना और प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया, तो मानवता को इस विनाशकारी अंधकार से कोई नहीं बचा पाएगा। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरी मनुष्यता के लिए एक जागृत कर देने वाला वार्निंग सेशन भी है। अगर हम आज भी नहीं बदले तो हमारा अंत बहुत बुरा होगा। अपने पूरे करियर में मैंने आज तक जितने भी रिग्रेशन सेशंस किए हैं, उनमें से ये सबसे अनोखा और विलक्षण था। एक एक नाम, रहस्यमयी कोड्स, वहां की अनूठी संरचना और घुमावदार आर्किटेक्चर, इतना स्पष्ट और इतना साफ दृश्य आज तक मैंने अपनी किसी भी सेशन में नहीं देखा था। किसी विशेष और गोपनीय जानकारी को निकालने के लिए एंड्रोमेडा का उस जादुई लाइब्रेरी में जाना और वहां किसी खास रक्षक चेतना से संपर्क करना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये एक ऐसा अनुभव था। ये मेरे द्वारा किए गए अब तक के सबसे ज्यादा विजुअल्स और ग्राफिक सेशंस में से एक है। जैसे जैसे गहरे ध्यान में सुहानी डूब रही थी और उसकी आंखों को जो दिख रहा था, वो जो बोलती जा रही थी, ठीक वैसे वैसे मेरी कल्पना भी उस दिव्य ब्रह्मांड में यात्रा कर रही थी। और मेरा दावा है कि जिस तरह हम दोनों ने इस अनुभव को पूरी तरीके से जिया, हम लोग खो गए उसके अंदर, ठीक उसी तरह आप भी इस पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आप भी हमारे साथ में इस आकाश गंगा के पार एंड्रोमेडा की उस चमत्कारी दुनिया की सैर कर लेंगे। तो चलिए, खुद को इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कीजिए और तैयार हो जाइए सितारों के पार इस सागा का गवाह बनने के लिए। 2025 से ही सुहाने के अंदर एक ठहराव महसूस किया जा सकता था, जो अमूमन एक लंबी उम्र के बाद ही किसी के भीतर आता है। महज 26 साल की उम्र में जहां लोग जिंदगी की आपाधापी और उलझनों में खोए रहते हैं, वहां सुहानी के अंदर एक गहरी शांति और सौम्यता थी। वो एक बेहद शांत और प्यारी सोल है। ज्यादातर स्टार सीड्स खुद को अंदर ही अंदर समझ तो लेते हैं, पर उनको आगे बढ़ने का कोई सही रास्ता नहीं मिलता। सुहानी ने यहां पर बाजी मार ली थी।
उसने मेडिटेशन और सही गाइडेंस के दम पर लगातार अपने आप पर काम किया, खुद को तराशा, और इसी साधना के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से नहीं बल्कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं था। वो अपने आप को और भी गहराई से समझना चाहती थी। उसे अपने इस मकसद की जगह अपने जीवन के वास्तविक मिशन की बिल्कुल साफ और सटीक समझ चाहिए थी। अगर आप भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपका अस्तित्व भी इस मिट्टी का नहीं बल्कि सितारों के पार का है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां जाकर आप आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या आप भी एक स्टार सीड हैं या नहीं। सुहानी के जीवन में कुछ और भी परेशानियां थी जिन पर हमने काम किया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए उसका पूरा समाधान भी मिल गया। लेकिन वो बातें इस वीडियो के लिए उतनी प्रासंगिक नहीं है। उस वक्त उसके मन और चेतना में चार बड़े सवाल सबसे ऊपर तैर रहे थे कि मेरा सोल मिशन क्या है, मैं इस प्लेनेट पे क्यों आई हूं, मुझे एंटिटीज अटैक क्यों करती है, और अब मुझे आगे क्या करना है। और इन सब के अलावा वो एंड्रोमेडा की उस अनजानी दुनिया, वहां के रहने वाले लोगों को और उसके कल्चर को भी अपनी आंखों से देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मैंने सुहानी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। इस सेशन के दौरान उसने अपनी एक लाइफ इसी अर्थ पे भी देखी थी जो कुछ सैकड़ों साल पहले की थी। वो कहानी भी अपने आप में इतनी गहरी और ढेर सारी डिटेल से भरी हुई थी कि अगर मैं उसको यहाँ बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एंड्रोमेडा की जो बेहद हैरान कर देने वाली और बारीक जानकारियां हमें मिली है, उसके साथ शायद पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि सुहानी के सेशन में क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई। सुहानी ने जैसे ही अपनी चेतना की आंखें खोली, उसने खुद को पृथ्वी से कोसों दूर पाया। जैसे ही मैंने सुहानी के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया तो उसे बेहद सुंदर और छोटी सी परी, फेरी दिखाई दी, छोटी सी। वो बहुत ही खुश मिजाज, प्यारी और नटखट लग रही थी। उसकी बनावट कुछ कुछ तितली जैसी थी और वो सुहानी के आसपास ही पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कहां से आई हो, तो उसने कहा कि मैं एंड्रोमेडा से आई हूं। मैंने उसे ये कहा कि हमें उस समय काल में जाना है जहां सुहानी ने पहली बार इस पृथ्वी पर आना तय किया था। हम ये देखना चाहते हैं कि वहां का रहन सहन, वहां की संस्कृति कैसी होती है। क्या तुम हमें वहां लेकर चलोगी? तो उसने तुरंत कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ मैंने सुहानी को एक दिव्य प्रकाश से बने हुए गोले के अंदर बिठाया और उस नन्ही सी फेरी से कहा कि हमें अपने साथ लेकर चलो। हम उस फेरी के पीछे पीछे बढ़ते गए और जब हमारा सफर रुका तो सुहानी को अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। मैंने उस तीव्र प्रकाश को धीरे धीरे छटने का आदेश दिया और सुहानी से कहा कि वो सबसे पहले अपने हाथों को देखे। सुहानी ने अपनी चेतना में खुद को देखते हुए ये कहा कि मेरे हाथ जो है वो नीले रंग के हैं और मेरे शरीर पर एक कवच जैसी कोई चीज है। वो उस मटेरियल को ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने ये साफ किया कि उसने कोई साधारण कपड़े नहीं पहने हैं बल्कि कवच जैसी चीज है जो सीधे उसके शरीर पर चिपकी हुई है या बनी हुई है। उसकी आंखें भी थोड़ी पतली और बाल काफी लंबे थे जिनका रंग हल्का भूरा था। उसने आगे देखना शुरू किया तो ये पाया कि अब हर तरफ उसे नीला रंग ही दिखाई दे रहा था। वहां की बनावट बहुत ही विचित्र थी। हर एक चीज घुमावदार यानी कि स्पाइरल शेप में बनी हुई थी। वहां का पूरा आर्किटेक्चर और यहां तक कि रास्ते भी स्पाइरल थे। इस मोड़ पर वो जो नन्ही फेरी थी वो हमें वहां छोड़कर अचानक कहीं चली गई। मैंने सुहानी से कहा कि अब अपने जैसे दूसरे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ही उसने नजर घुमाई, अगले ही दृश्य में उसे एक महिला दिखाई दी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। सुहानी ने बताया कि ये महिला आगे आगे चल रही है। उसका शरीर भी नीला है, उसके बाल लंबे, भूरे और कर्ली हैं और ठीक उसी तरह की एक तितली उस महिला के पीछे उड़ रही है। सुहानी ने ध्यान से देखते हुए कहा कि यहां पर चारों तरफ ज्यादातर मुझे महिलाएं ही दिखाई दे रही है। उस दृश्य में उसने आगे ये देखा कि यहाँ की जो राजकुमारी है उसके कंधों पर भी कुछ बहुत सा अजीब सा और अनोखी बनावट जैसा कुछ बना हुआ है। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक बहुत ही अनोखा पहनावा पहना हुआ है। मैंने सुहानी से यह कहा कि मुझे समझाओ कि वो पोशाक दिखती कैसी है। उसने बताया कि ये जो कपड़े उनके शरीर से पूरी तरीके से चिपके हुए हैं, जैसे सुहानी को अपने लिए लगा था, जैसे कि वो उनकी त्वचा का ही कोई हिस्सा हो। और उन कपड़ों में से भी घूमती हुई स्पाइरल जैसी आकृतियां बाहर की तरफ निकल रही है।
उसने गहराई से देखते हुए यह कहा कि इन लोगों का स्पाइरल यानी कि घुमावदार आकृति से बहुत गहरा संबंध है। यहां तक कि सबके बाल भी बड़े अनोखे हैं, या तो बिल्कुल सीधे हैं या एकदम कर्ली। मैंने उससे यह पूछा कि सब लोग यहां मिलकर कर क्या रहे हैं, तो सुहानी ने बताया कि सब आपस में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पास चलते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच बातचीत क्या हो रही है। सुहानी ने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई वो। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की और फिर कहा कि मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, बहुत कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं। इसी दौरान सेशन में एक अनअपेक्षित मोड़ आया और सुहानी के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया। यहां कहानी में थोड़ा रुककर मैं आपको ये जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर कनेक्शन टूट जाए तो क्या होगा। तो बात यह है कि अगर ऑनलाइन सेशन के दौरान इंटरनेट या किसी तकनीकी वजह से संपर्क टूट भी जाता है तो आप महज 1 मिनट के अंदर ही अपनी सामान्य चेतना में वापस आ जाते हैं, यानी कि आप जाग जाते हैं। और इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, हम तुरंत दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। सुहानी के साथ भी ठीक यही हुआ। हमारा संपर्क टूटा, हमने तुरंत फिर से कॉल कनेक्ट कर दी और मैंने उसको दोबारा डीपनर दिया और सीधे उसी दृश्य में वापस ले गई जहां हम थे। अब जब हम दोबारा उस दुनिया में पहुंचे तो इस बार सुहानी को वहां पे पुरुष दिखाई देने लगे। मैंने ये पूछा कि ये पुरुष वहां क्या कर रहे हैं। सुहानी ने कहा कि ये सब किसी काम में व्यस्त हैं। जब मैंने उनके काम के बारे में पूछा तो उसने ये बताया कि कुछ लोग रेडियो जैसे किसी चीज पर कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ टाइप कर रहा है, तो कोई वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ पुरुष वहां पर नन्ही फेरी की तरह हवा में उड़ रहे थे। मैंने सुहानी से कहा कि क्यों ना इनमें से किसी से बात की जाए, देखो क्या कोई तुम्हारी तरफ बात करने के लिए आगे आता है। तो सुहानी ने तुरंत मुझे मना कर दिया और ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें सीधे यहाँ की राजकुमारी के पास जाना होगा, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी हमसे बात नहीं करेगा और ना ही कुछ बताएगा। ये सुनकर मैं सुहानी को चेतना के स्तर पर सीधे राजकुमारी के पास ले गई। इस बार राजकुमारी वहां बिल्कुल अकेली बैठी थी। मैंने राजकुमारी से सीधा मुख्य सवाल पूछा कि सुहानी का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है। राजकुमारी ने सुहानी की तरफ देखा और कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें हमारी लाइब्रेरी में जाना होगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या आप हमें अपनी लाइब्रेरी का रास्ता दिखा सकती है या वहां ले जा सकती हैं। तो इस पर राजकुमारी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे सेशन को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहां शकोला लेकर जाएगी। अब इस पूरे रिग्रेशन सेशन में सामने आने वाला ये सबसे पहला अजीब सा नाम था। शकोला कौन थी और एंड्रोमेडा की उस लाइब्रेरी में क्या छिपा हुआ था। अभी तो ऐसे कई और चौंकाने वाले नाम और रहस्य सामने आने बाकी थे। तो मैंने सुहानी से कहा कि शकोला से कहो कि वो हमें लाइब्रेरी में लेकर चले। शकोला को पुकारते ही वो तुरंत हमारे सामने आ गई और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में मेरे मन में एक विचार आया। अब मैं बात ऐसे कर रही हूं जैसे मैं खुद चल रही हूं कि रास्ते में मेरे मन में विचार आया, मतलब आप मान के चलिए कि मैं खुद वहां थी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने सुहानी से पूछा कि लाइब्रेरी से जानकारी निकालने के लिए क्या मुझे तुम्हारा वहां का नाम जानना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर जब आकाशिक रिकॉर्ड से कोई जानकारी लाते हैं तो वहां का हमारा पूरा नाम बताना पड़ता है ताकि लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स खुल सके। सुहानी ने शकोला से पूछकर बताया कि सुहानी का नाम जानने के लिए हमें गोलुप के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सबके नाम उसी के पास है। मैंने कहा कि अच्छा चलो, तो फिर पहले गोलुप के पास चलते हैं। अब शकोला के पीछे पीछे हम आगे जा रहे थे और उस स्थान पर हम पहुंचे तो सुहानी को एक सुंदर सा तालाब जैसा दिखाई देने लगा, जिसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता जा रहा था। सुहानी ने अचानक कहा कि वहां सामने गोलुप बना हुआ है। मैंने अचरज से पूछा तो क्या मतलब गोलुप कोई जीव या बीइंग नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, ये मिट्टी के मटके के आकार का एक ढांचा है, लेकिन उसका आकार किसी शंख या शैल जैसा है। मैंने सुहानी से कहा कि शकोला से पूछो कि इस ढांचे से हमें तुम्हारा नाम पता कैसे चलेगा। तो शकोला ने निर्देश दिया कि इसके ऊपर अपना हाथ रखो। जैसे ही सुहानी ने उस शैल जैसी आकृति पर अपना हाथ रखा, उसकी सतह पर कुछ शब्द उभर के आने लगे, लेकिन वो वहां की मूल भाषा थी जिसे सुहानी पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि शकोला से कहो कि इसे पढ़कर सुनाए। शकोला ने उसका नाम का उच्चारण किया, कॉशमोरा। मुझे यह नाम सुनकर बेहद आनंद आया। कितना सुंदर नाम है, कॉशमोरा। इसी पल से मैंने सेशन में सुहानी को कॉशमोरा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया।
मैंने उत्सुकता से पूछा कि चलो अब नाम तो पता चल गया है, तो क्या अब हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं? सुहानी ने कहा कि हाँ, अब हम जा सकते हैं। मेरे कहते ही उस अद्भुत लाइब्रेरी के ठीक सामने वो पहुंच गई। मैंने ये कहा कि अब हमें इसके भीतर प्रवेश करना है, लेकिन सुहानी ने फिर से मुझे रोका और कहा कि नहीं, इसमें साधारण तरीके से प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो मैंने फिर से पूछा, तो हम अंदर कैसे जाएंगे? उसने बताया कि इसके लिए अपने हार्ट सेंटर को, यानी कि हृदय चक्र को, इस लाइब्रेरी के ठीक सामने लेकर आना होगा। तो यहाँ पे मैंने सुहानी को गाइड करना शुरू किया और उसके हार्ट सेंटर को पूरी तरीके से सक्रिय करने की प्रक्रिया करवाई। जैसे ही उसकी हृदय ऊर्जा जागृत हुई, मैंने उस ऊर्जा को लाइब्रेरी की चेतना से कनेक्ट किया। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य इमारत ने हमारी ऊर्जा को स्वीकार कर लिया और हमें कॉस्मोरा के रूप में उस लाइब्रेरी के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। अब हम लाइब्रेरी के अंदर तो चले गए, लेकिन वहां पे प्रकाश इतना तीव्र था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि शकोला से कहो कि तुम्हें थोड़ा सा फिल्टर दे, ताकि तुम्हारी आंखें इस तेज रोशनी को सहन कर सके और तुम देख पाओ। शकोला ने उत्तर दिया कि यह तभी संभव है जब कॉस्मोरा अपने लॉजिकल माइंड को एक तरफ रख दे। तो मैंने कॉस्मोरा को अपना दिमाग शांत करके सीधे अपने हृदय से जुड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हम उस लाइब्रेरी के अंदर सारी जो चीजें थी वो क्लैरिटी से नजर आने लगी। अंदर का नजारा भी बेहद अद्भुत था। वहां कभी उसको सब कुछ स्पाइरल यानी घुमावदार और सर्पीला, मतलब सांप जैसा दिखाई दे रहा था सारा स्ट्रक्चर। और यकीन मानिए, इस सेशन से पहले हमने सुहानी की जो एक सांसारिक पास्ट लाइफ देखी थी इस अर्थ पे, उसमें भी सांपों से वो बहुत गहराई से जुड़ी थी। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं हुआ। यहां भी हमें आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। तो मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा कि और कितना तड़पाओगे, अब आगे बढ़ने के लिए अब क्या करना होगा? शकोला ने फिर से संकेत दिया कि कॉस्मोरा अभी भी अपने हृदय ऊर्जा का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। तो मैंने शकोला से पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम इसका हार्ट सेंटर पूरी तरीके से सक्रिय कर पाए? तो शकोला ने कहा कि मेरे पीछे आओ। अब उसके पीछे चलते चलते हम एक फिर से कोई विशेष स्थान पर पहुंचे, जहां कॉस्मोरा को एक बहुत ही दिव्य पुष्प फूल दिखाई दिया। शकोला ने यह निर्देश दिया कि इस फूल को उठाकर अपने हृदय पर रख लो, यह तुम्हें हील करेगा और तुम्हारे हार्ट सेंटर को पूरी तरीके से खोल देगा। कॉस्मोरा ने जैसे ही वो फूल अपने हृदय पर रखा, उसने देखा कि उसका पूरा आभा मंडल गोल्डन हो गया है। और फिर कुछ पल का विराम लेकर उसने कहा कि अब हम आगे जा सकते हैं। शकोला ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम खुद वहां जा सकती हो और वहां से काम पूरा करके सीधे राजकुमारी के पास आ जाना। जब हम दोबारा लाइब्रेरी के जो मुख्य कक्ष थे वहां पर गए, तो वहां सुहानी को सारी किताबें भी स्पाइरल फॉर्म में दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि ध्यान से देखो, कोई एक किताब अचानक चमकने लगेगी, तुम बस उस किताब को जाकर उठा लो। उसने एक चमकती हुई किताब को उठा तो ली, लेकिन अब वो खुल नहीं रही थी। उसने जब आसपास देखा तो पास ही में एक टेबल जैसी चीज थी और वहां पे नाग के आकार की एक चाबी थी। मैंने वो चाबी उठाकर किताब खोलने का निर्देश दिया। चाबी लगते ही जैसे वो सारी रहस्यमयी चीजें हमारे सामने धीरे धीरे आने लगी। तो अब यहाँ पे मैंने मुख्य प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि कॉस्मोरा ने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, उसका वास्तविक उद्देश्य और मिशन क्या है। कॉस्मोरा ने किताब के पन्नों को महसूस करते हुए कहा कि वो किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से खुद पृथ्वी पर गई थी। मैंने ये पूछा कि लेकिन वो खुद गई क्यों थी? तो उसने ये जवाब दिया कि अनकंडीशनल लव का ज्ञान देने। क्योंकि सुहानी ने कहा कि मैं एंड्रोमेडा से देखती थी कि पृथ्वी पर प्रेम की बहुत कमी है, वहां रहने वाले सारे मनुष्यों के हार्ट चक्र ब्लॉक हुए हैं। मैंने ये कहा कि यहाँ पृथ्वी के बंधनों में आकर ये तो सारा भूल चुकी है। मैंने लाइब्रेरी से पूछा, तो आप ही बताइए कि ये अपने हार्ट सेंटर को दोबारा कैसे यूज कर सकती है। तो किताब के माध्यम से जवाब आया कि कॉस्मोरा को सबसे पहले अपना खुद का हृदय खोलना पड़ेगा। उसे खुद को एक बहुत ही उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना होगा, तभी वो दूसरों को इसके बारे में बता पाएगी और उनका मार्गदर्शन कर पाएगी। कॉस्मोरा के भीतर जन्मजात ऊर्जा है, जिससे वो किसी का भी हार्ट सेंटर ओपन कर सकती है। वो सीधे हृदय की वाइब्रेशन पर काम कर सकती है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि कॉस्मोरा पृथ्वी पर रहकर अपना हार्ट सेंटर कैसे ओपन कर सकती है। तो जवाब यह आया कि उसे अपने दोनों हाथ अपने हार्ट सेंटर पर रखने होंगे और जिकाकू का नाम लेना होगा। अब मैं अचरज में आ गई। मैंने पूछा कि जिकाकू कौन है? तो जवाब मिला कि जिकाकू वही दिव्य फूल है जो हार्ट चक्रों को खोल सकता है।
जिकाको सिर्फ हमारे पास यानी कि एंड्रोमेडा में है और उसकी ऊर्जा सिर्फ हमारे हाथों में होती है। तुम मनुष्यों के पास वो नहीं है। जब कॉस्मोरा पृथ्वी पर रहकर जिकाकू का नाम लेकर अपने हार्ट सेंटर को खोलने का अभ्यास करेगी तो वो ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी। उसने आगे ये बताया कि कॉस्मोरा को किसी ने जबरदस्ती पृथ्वी पर नहीं भेजा था, वो खुद ही अपनी इच्छा से जाना चाहती थी ताकि मनुष्यों के बीच प्रेम बांट सके। मैंने ये पूछा कि प्रेम से आपका क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल लव यानी कि निस्वार्थ और असीम प्रेम। मैंने अगला प्रश्न ये किया कि अब तक पृथ्वी पर इसके कितने जन्म हो चुके हैं? किताब से जवाब आया कि अब तक वो 7 से 8 जन्म ले चुकी है और सबसे अनोखी बात यह है कि उसे अपने हर जन्म में ये आभास हो जाता है कि वो ये पृथ्वी की नहीं है, उसका जो मूल है वो कहीं और है। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा कि लेकिन पृथ्वी पर तो उसको कभी ऐसा प्रेम मिला ही नहीं, हमने जो इसका पिछला जन्म देखा उसमें भी इसे केवल कष्ट ही मिला, तो ऐसा क्यों? तब सच सामने आया और जवाब ये मिला, क्योंकि ये पृथ्वी पर आकर अपने हार्ट सेंटर को ओपन करती है, फिर ब्लॉक कर लेती है, फिर ओपन करती है, फिर ब्लॉक कर लेती है। ये और कुछ नहीं बल्कि राजकुमारी द्वारा दिया गया एक श्राप है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि कैसा श्राप? राजकुमारी ने इसे ऐसा श्राप क्यों दिया है? तो फिर से जवाब आया कि राजकुमारी ने कॉस्मोरा को पृथ्वी पर जाने के लिए साफ मना किया था। राजकुमारी ने उसे चेतावनी दी थी कि तुम वहां जाना तो चाहती हो, लेकिन उस इंसानी दुनिया में जाकर तुम सब कुछ भूल जाओगी। इसके बावजूद कॉस्मोरा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब उसकी इस जिद से गुस्सा होकर राजकुमारी ने उसे श्राप दिया कि तुम जब भी पृथ्वी पर अपने हार्ट चक्र को जागृत करने का प्रयास करोगी तो वो अपने आप दोबारा बंद हो जाएगा। तो यह सुनकर मैंने पूछा कि अब वो इस चक्रव्यूह से और इस श्राप से बाहर कैसे निकले, इसका समाधान क्या है? वहां से यह जवाब आया कि इसके लिए कॉस्मोरा को दिल से यह स्वीकार करना होगा कि इंसानों की दुनिया और हमारी दुनिया पूरी तरीके से अलग है। हम एंड्रोमेडा के लोग सीधे हृदय की ऊर्जा से वाइब्रेट करते हैं। हम निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण स्वतंत्रता पे विश्वास रखते हैं, जबकि इंसान केवल अपने दिमाग से काम लेते हैं। जो सहजता और पवित्रता हमारे भीतर है उसे इंसान कभी महसूस नहीं कर सकते। कॉस्मोरा बस इसी बात को सिखाने के लिए पृथ्वी पर चली गई है। जिस दिन वो इस सत्य को स्वीकार कर लेगी वो अपनी इस अधूरी जिद को छोड़कर वापस अपनी असली दुनिया में लौट पाएगी, लेकिन वो अभी भी अपनी उस पुरानी जिद पर अड़ी हुई है। तो मैंने पूछा कि पर ये तो बड़ा अच्छा और परोपकार वाला काम कर रही है, फिर अच्छे काम के लिए उसको ऐसा श्राप क्यों दिया गया? तो जवाब मिला कि वो खुद का बलिदान करके उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जिन्हें इसकी कोई कद्र नहीं है, और ऐसा करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कोई साधारण स्टार सीड नहीं बल्कि खुद एंड्रोमेडा की राजकुमारी की बेटी है। ये सुनते ही मेरे अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पूछा, तो क्या राजकुमारी को इस बात का दुख नहीं है कि उनकी खुद की बेटी पृथ्वी पर इतनी तकलीफें झेल रही है? तब फिर से जवाब आया कि राजकुमारी भली भांति जानती है कि इंसानों की दुनिया में यह सब इतना आसान नहीं है। वहां का जीवन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमारी इस दिव्य दुनिया में होता है। उन्होंने मां के रूप में उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसे अपनी मनमानी करनी थी। अब उसके पास वापस आने का केवल एक ही रास्ता ये बचा है कि वो अपनी जिद के आगे हार मान ले और अपनी दुनिया में वापस लौट आए। जब तक वो ऐसा नहीं करेगी, वो पृथ्वी पर जितनी भी कोशिश करेगी उसका हार्ट चक्र बार बार ब्लॉक होता रहेगा और वो इसी तरह जन्मों जन्मों तक भटकती रहेगी। मैंने स्तब्ध होकर पूछा कि इसका मतलब इंसानों का कोई भविष्य ही नहीं है? जैसा सब कुछ चल रहा है क्या हमेशा वैसा ही चलता रहेगा? किताब ने जवाब दिया कि इंसानों की दुनिया खत्म होने वाली है। इंसान जिस तरीके से जीता आया है और जैसे आज चल रहा है वो व्यवस्था अब ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। पृथ्वी की मदद के लिए बहुत सारे स्टार सीड्स वहां पे गए हैं, लेकिन अफसोस कि वो खुद भी वहां जाकर आम इंसान बनकर रह गए हैं। वो अपनी असल पहचान भूल चुके हैं। आज की तारीख में ना तो इंसानों को निस्वार्थ प्रेम का अर्थ पता है, ना ही उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, और ना ही वो और किसी को आजाद देखना चाहते हैं। एंड्रोमेडा से गए जीव खुद इंसान बनकर उस मोह माया में भटक गए हैं। तो मैंने फिर से सवाल किया, पर हमने तो सुना है कि पृथ्वी इस समय 5th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है, उसका उत्थान हो रहा है। तो वहां से यह जवाब मिला कि अगर तुम हमारी तरह सोचना और रहना शुरू कर दो तो तुम अपने हर चक्र को सक्रिय कर सकते हो,
लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हमेशा लोअर इमोशंस, क्रोध, ईर्ष्या, भय, इन सब में जीते हो और अपने चक्र खुद ही बंद कर लेते हो। तुम हर बात में केवल अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करते हो, दिल का नहीं। मैंने ये पूछा, तो क्या अगर इंसान अपने हार्ट सेंटर को सक्रिय कर ले तो क्या हमारा भविष्य भी बदला जा सकता है? उस किताब ने कहा कि इससे ज्यादा हम तुम्हें और कुछ नहीं बता सकते। इस विषय में गहन जानकारी के लिए तुम्हें वापस राजकुमारी के पास जाना होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ अदृश्य युद्ध भी चल रहे हैं जो इस स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो चाहती है कि पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इस भयानक रहस्य उद्घाटन ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। मैंने पूछा कि क्या सचमुच मनुष्यों को अपना गुलाम बनाने की कोई साजिश या प्लानिंग चल रही है? तो जवाब आया कि हाँ, बिल्कुल। तुम लोग अपने हाथों से अपनी प्रकृति को दूषित और नष्ट कर रहे हो। जैसे ही ये प्रकृति खत्म होगी, तुम सब अपने आप खत्म हो जाओगे। मेरे मन में धरती की बेबसी को लेकर एक थोड़ा सा फील हुआ मुझे, और मैंने ये पूछा, तो क्या हमारी धरती माँ की पुकार भी ईश्वर नहीं सुनते? इसमें हमारी धरती का क्या दोष है? तो वहां से जवाब आया कि तुम्हें अंदाजा भी है कि पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर अब तक कितने उच्च कोटि के जीव वहां गए हैं, लेकिन इंसानों में से कोई उनकी बात नहीं सुनता। अगर तुम लोग अब भी अपने गाइड्स, संत महात्माओं और उच्च चेतनाओं की बातें मानना शुरू कर दो तो तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। आने वाले समय में अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम सब अपने हाथों से तबाह कर दोगे। और याद रखो कि जो दिव्य आत्माएं तुम्हारी मदद करने के लिए इस वक्त धरती पर आई हुई हैं, वो भी निराश होकर अपने अपने डायमेंशंस में वापस लौट जाएगी। फिर जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए इस धरती के दुखों और चक्रव्यूह में ही भटकते हुए रह जाएंगे। मैंने ये पूछा कि कॉस्मोरा एक उच्च चेतना वाली आत्मा है, तो फिर भी उसे डार्क एनर्जीज क्यों टारगेट करती है? उसके ऊपर जो हमले हैं उसका क्या कारण है? तो किताब ने यह कहा कि कॉस्मोरा की वाइब्रेशंस बहुत हाई है। जब भी कोई आत्मा अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठाती है तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं उसकी तरफ आकर्षित होती है। वो केवल उसकी दिव्य ऊर्जा को सोख कर खुद को चार्ज करने के लिए आती है। कॉस्मोरा को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। जब वो एंड्रोमेडा में थी तब भी उसके साथ यही चुनौती थी, और वहां जो राजकुमारी है वो स्वयं उसकी रक्षा करती थी। उसके भीतर ये क्षमता है कि वो यदि किसी के पास केवल बैठ भी जाए तो उसके सामने वाले की हीलिंग शुरू हो सकती है। तो मैंने पूछा कि पृथ्वी के इस भारी वातावरण में वो खुद को डार्क एनर्जी से सुरक्षित कैसे रखे? जवाब आया कि इसे अपने जो गोल्डन ऑरा है उसको और भी मजबूत करना होगा। ध्यान के समय उसे अपने चारों तरफ स्पाइरल आकृति की कल्पना करनी होगी जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। ये सुनकर मुझे सुहानी के पिछले जन्म की बात याद आ गई जो हमने सेशन की शुरुआत में देखा था। मैंने पूछा कि जो नकारात्मक एंटिटी इसके साथ में सैकड़ों सालों से जुड़ी हुई थी, क्या हम इस रेग्रेशन के माध्यम से उसको पूरी तरीके से मुक्त कर पाए हैं? वहां से जवाब आया कि हाँ, बंधन तो टूट चुका है और वो ऊर्जा मुक्त भी हो चुकी है। लेकिन यदि वो भविष्य में किसी नए जन्म के माध्यम से इसके जीवन में दोबारा आती है तो वो उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होगी। मुख्य बात यह है कि कॉस्मोरा ने अभी भी उस आत्मा से दिल से माफी नहीं मांगी है। उसे पूरी निष्ठा से उसको उससे माफी मांगनी होगी। और ये बात सुनते ही मुझे सेशन का वो क्षण याद आ गया जब सुहानी ने उस आत्मा से वो क्षमा मांग रही थी। उस समय मुझे भी ऐसा आभास हुआ था कि सुहानी के उन शब्दों को केवल वो ऊपर से ही बोल रही है, वो उसे पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से उस समय सुहानी की तरफ से मैं खुद उस चेतना से क्षमा मांग रही थी। मैंने अगला ये प्रश्न किया कि वो पृथ्वी पर लोगों की सहायता कैसे कर सकती है, उसका माध्यम क्या होगा? तो जवाब ये मिला कि यदि अपने हार्ट सेंटर को पूरी तरीके से सक्रिय कर लेती है तो अपनी दिव्य वाइब्रेशन को सीधे दूसरों तक पहुंचा सकती है। लेकिन इस क्षमता को पूरी तरीके से जागरूक करने के लिए तुम्हें वापस राजकुमारी की अनुमति लेनी होगी। मैंने कहा कि राजकुमारी से तो हम मिल लेंगे, लेकिन क्या कॉस्मोरा एक साथ कई लोगों के हार्ट सेंटर सक्रिय कर सकती है, सामूहिक रूप से, जैसे कि ऑनलाइन माध्यमों से होता है? तो किताब से जवाब आया कि हाँ, बिल्कुल संभव है। वो अपने दोनों हाथों को उठाकर दूसरों के हार्ट सेंटर को हील करने का दृढ़ संकल्प ले तो वो दूरी की सीमाओं को पूरी तरीके से कम करके, काट के ये चीज काम करने लगेगी। मैंने पूछा कि इससे पहले कि हम राजकुमारी के पास जाएं, क्या हमारे लिए और कोई अंतिम मार्गदर्शन है? तो किताब ने जवाब दिया कि राजकुमारी के पास जाकर सबसे पहले अपनी उस पुरानी भूल के लिए क्षमा मांगो।
उनसे ये अनुमति मांगो कि जो कार्य तुम इतने जन्मों से पृथ्वी पर पूरा करना चाहती हो, वो अब इस अंतिम प्रयास में सफल हो जाए ताकि तुम सम्मान सहित वापस अपनी असली दुनिया में लौट आओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कॉस्मोरा हमारे यहाँ कितनी अनमोल थी। वो एक ऐसी अकेली चेतना थी जिसके पास बैठने मात्र से सबकी हीलिंग हो जाती थी। उसके बिना यहाँ पे हम सबको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो मैंने उस दिव्य पुस्तकालय को पूरे आदर के साथ में धन्यवाद दिया और हम राजकुमारी से मिलने के लिए आगे बढ़ गए। जब उनके कक्ष में पहुंचे तो मैंने पूछा कि क्या कॉस्मोरा आपको गले लगा सकती है? तो सामने से उत्तर मिला कि नहीं। और राजकुमारी एकदम नाराज थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो इसकी माँ है, आप इस इतनी रुष्ट क्यों है इससे? उन्होंने कहा कि कॉस्मोरा बहुत हठी है। तो मैंने कहा कि लेकिन इस समय वो पृथ्वी के बंधनों में बंधी हुई है, यदि आप उसकी सहायता नहीं करेगी तो फिर वो वापस ही नहीं आ पाएगी, और आपकी दुनिया के लोगों को भी तो इसकी जरूरत है। तो राजकुमारी ने कहा कि ये अभी क्यों आई है, इतने जन्म बीत जाने के बाद पहले क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा कि शायद नियति को यही स्वीकार था और इसी समय उसे यहाँ आना था। राजकुमारी ने कहा कि मैंने इसको बहुत समझाया था कि इस दुनिया में मत जाओ, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो मैंने बोला कि भाई अब जो हो चुका है उसको बदला तो नहीं जा सकता, अब आगे क्या रास्ता है वो दिखाइए। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं इसे क्षमा कर सकती हूँ, परंतु इसे मुझे एक वचन देना होगा, इसे इंसानों के पीछे भागना बंद करना होगा। हम मनुष्यों की पूरी तरीके से सहायता कभी नहीं कर सकते, अपनी चेतना को उठाने का कार्य उन्हें स्वयं करना होगा। यदि कॉस्मोरा इस सत्य को स्वीकार कर ले तो मैं इसे मुक्त कर सकती हूँ श्राप से। तो मैंने सुहानी से पूछा कि क्या तुम ये वचन देने तैयार हो? तो सुहानी ने बहुत दृढ़ता के साथ में कहा कि सिर्फ इस जन्म में यदि सफल नहीं हो पाई तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो मैंने राजकुमारी से कहा कि क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस बार सफल हो गई तो ठीक, परंतु यदि इस बार भी तुमने अपनी चेतना को नहीं जगाया तो तुम्हें हमेशा के लिए उस पृथ्वी लोक पर रहना होगा, फिर तुम कभी लौटकर यहां नहीं आ पाओगी। मैं तुम्हें अनुमति देती हूं, तुम्हें जो करना है करो। मैंने पूछा कि इस अंतिम प्रयास में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसका मिशन पूरी तरीके से सफल हो सके? तो राजकुमारी ने कहा, कॉस्मोरा तुम्हें अपने हृदय चक्र के साथ में अपने सभी चक्रों को जागृत करना होगा। तुम जिगाकू पुष्प की ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाओ, पृथ्वी पर अपने हाथों का उपयोग करो और उससे दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू करो। इसके साथ ही तुम्हारी रक्षा के लिए हम यहाँ से शिंगाकू को तुम्हारे साथ में भेज रहे हैं। इस सत्र में सामने आने वाला एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नाम था ये। राजकुमारी ने बताया कि शिंगाकू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शिंगाकू एंड्रोमेडा की एक ऐसी शक्तिशाली रक्षक चेतना है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक या निम्न स्तर की ऊर्जा को कॉस्मोरा के आसपास भटकने नहीं देगी। राजकुमारी ने आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि कॉस्मोरा को यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि उसका कार्य केवल लोगों को हील करना है। उसे इंसानों के साथ में किसी भी प्रकार का अत्यधिक मोह या जुड़ाव नहीं रखना है। यदि वो बहुत अधिक भावुक होने लगी तो वो अनजाने में कई लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच लेगी, और यदि ये बहुत लॉजिकल होने लगी तो वो अपने इस कार्य को ठीक से कर नहीं पाएगी। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच का सही संतुलन ही उसके इस जन्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैंने पूछा कि संतुलन को बनाए रखने का कोई उपाय, कोई तरीका? तो राजकुमारी ने कहा कि यदि ध्यान में बैठकर अपने दोनों पक्षों राइट और लेफ्ट साइड की कल्पना करते हुए एंड्रोमेडा की ऊर्जा का आवाहन करेगी तो यह संतुलन स्थापित हो सकता है। इस प्रक्रिया में शकोला उसकी सहायता करेगी। यहां से प्रस्थान करते समय शकोला से इसकी विधि पूछ लेना। अब पूरा सेशन अपने अंतिम और सबसे विस्मयकारी पड़ाव पर था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने अपने विषय में पूछा कि क्या आप मेरा उद्देश्य बता सकती है, मेरा इस पृथ्वी पर क्या मिशन है? तो राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सुहानी को तो पता ही था मेरा नाम, तो बोले तुम्हारा नाम? तो मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा कि दीप्ति, तुम्हारा मुख्य कार्य इस पृथ्वी पर बिखरे हुए सभी स्टार सीड्स को एक सूत्र में पिरोना और उनकी खोई हुई यादों को फिर से जागृत करना, एक्टिवेट करना है। बहुत से स्टार सीड्स इंसानों की इस मायावी दुनिया में और बंधनों में बुरी तरीके से फंस गए हैं। यदि तुम उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाने का माध्यम बनोगी तो बहुत जल्द स्टार सीड्स का एक शक्तिशाली सोल ग्रुप क्रिएट होगा, और जब ये सब एक साथ मिलेंगे तभी मिलकर इस पृथ्वी को नई और उच्च चेतना की ओर आगे लेके जा सकेंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद राजकुमारी ने मुझे सचेत भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इस मार्ग पर
बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। सभी स्टार सीड्स जो है वो अच्छे या सकारात्मक नहीं होते हैं। जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर भीतर से कोई इंट्यूशन आए तो उसे कभी नजरअंदाज मत करना, उसकी आवाज को तुरंत सुन लेना। तुम्हें इस यात्रा में कुछ ऐसे रेप्टिलियन और ओरियन स्टार सीड्स भी मिल सकते हैं जिनकी ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। उनका छिपा हुआ उद्देश्य यह है कि स्टार सीड्स को इंसानों की दुनिया में इस तरीके से बदनाम या भ्रमित कर दिया जाए कि आम मनुष्य भी उन पर कभी भरोसा ना कर पाए और लोग स्टार सीड्स के नाम आते ही डरने लगे। तुम्हें ऐसे भटकाने वाले लोगों से हमेशा बचकर चलना होगा, क्योंकि यदि तुम उनके संपर्क में आई तो वो तुम्हारे मन में भी संदेह पैदा कर देंगे और तुम अपने ही इस पवित्र कार्य पर संदेह करने लगोगी। इस अमूल्य और आंखें खोल देने वाली जानकारी के लिए मैंने राजकुमारी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें हृदय से धन्यवाद किया। इसके बाद मैंने सुहानी के सफर को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आगे का प्रश्न पूछना शुरू किया। मैंने पूछा कि सुहानी के जीवन में एक लड़का है, क्या उसका ट्विन फ्लेम है? तो मेरे ये पूछने पर सुहानी ने पलटकर मुझसे पूछा कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। अब ये बेहद फिर से हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि सुहानी को सामान्य होश में बहुत अच्छे से पता है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, लेकिन उस समय वो सवाल सुहानी नहीं बल्कि उसके अंदर बैठी वो एंड्रोमेडा की राजकुमारी पूछ रही थी। तो मैंने संक्षेप में ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो इस पर राजकुमारी ने कहा कि तुम यहां डिवाइन पार्टनर की बात कर रहे हो, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें दोबारा शकोला के पास जाना पड़ेगा। अब यहां से विदा लेने से पहले मैंने राजकुमारी से फिर से पूछा कि क्या अब भी आप अपनी बेटी को गले नहीं लगाएंगी? तो इस बार राजकुमारी ने सारा गुस्सा उनका पिघल गया। उन्होंने हाँ कहा और आगे बढ़कर कौशमुरा को प्रेम से गले लगाया। यहां से विदा होकर हम फिर से शकोला के पास जाने के लिए निकल गए। शकोला के पास पहुंचकर सबसे पहले हमने उस दिव्य पुष्प की मांग की जिसे कौशमुरा अपने हार्ट सेंटर में रखकर खुद को हील कर सके। शकोला ने कहा कि इसके लिए तुम्हें सीधे जिकाकू पुष्प के पास जाकर ध्यान में बैठना होगा। हम उस अद्भुत जिकाकू पुष्प के समीप पहुंचे। मैंने शकोला से अनुरोध किया कि अब आगे की विधि तुम ही गाइड करो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। शकोला ने जैसे ही निर्देश देना शुरू किया, अचानक सुहानी के मुंह से एक ऐसी अजीब और अनजानी भाषा निकलने लगी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। वो एंड्रोमेडा की लाइट लैंग्वेज थी जो सुहानी की चेतना से फूट रही थी। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य चिकाकू पुष्प की ऊर्जा कौशमुरा को के हार्ट सेंटर पे पूरी तरीके से स्थापित हो गई। शकोला ने अंतिम निर्देश देते हुए कहा कि जब तुम्हारा पृथ्वी का ये मिशन समाप्त हो और तुम जब यहां वापस लौटो तो तुम्हें इस पुष्प की ऊर्जा को यहीं लाकर वापस रखना होगा। दूसरा प्रश्न उस लड़के के बारे में था जिस विषय में सुहानी विशेष रूप से जानना चाहती थी, लेकिन शकोला ने स्पष्ट कर दिया कि अपने डिवाइन पार्टनर को जानने के लिए हमें फिर से उस लाइब्रेरी में जाना होगा। उसने एक बहुत ही गहरी बात कही कि एंड्रोमेडा में केवल आत्माएं होती है, यहाँ पे मनुष्यों की तरह विवाह करना और ये सब संबंध नहीं होते हैं। यदि ब्रह्मांडीय स्तर पर उसका कोई डिवाइन पार्टनर है तो उसकी पूरी जानकारी इस लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में मिल जाएगी। हम एक बार फिर से उस दिव्य लाइब्रेरी के द्वार पर पहुंच गए। कौशमुरा को भीतर प्रवेश करने के लिए दोबारा अपने हृदय चक्र की ऊर्जा से उसको खोलना था, तो वो सब किया और जैसे ही मार्ग खुले और हम अंदर पहुंचे तो अब यहाँ पे सुहानी ने ये देखा कि वहां की दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ लिखा हुआ था। वो उभरा हुआ था सारी चीजें। तो उसने कहा कि यहाँ की दीवारों पर कुछ लिखा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तुम्हारी अंतरात्मा इसका अर्थ खुद ही समझ जाएगी। उसने ध्यान केंद्रित किया तो देखा कि वहां दीवार पर एक स्पाइरल आकृति बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ विशेष नंबर्स लिखे हुए थे। तो मैंने उसको पूछा कि क्या नंबर लिखे हुए हैं। उसने कहा कि 01012। तो पहली बार मेरे को वो ध्वनि स्पष्ट नहीं हुई तो उसने उन अंकों को दोबारा दोहराया। मैंने पूछा कि इस ब्रह्मांडीय कोड को हम डिकोड कैसे करें। तो उसने दीवार की चेतना को पढ़ के ये बताया कि टच द स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल की आकृति को स्पर्श करो। जैसे ही सुहानी ने उस स्पाइरल पर अपना हाथ रखा, वो कोड जो है वो डिकोड होने लगे और उसके मुंह से शब्द फूटने लगे। उसने बताया 0 का अर्थ है मदर और फादर, 1 का अर्थ है ब्रदर और सिस्टर, 0 का अर्थ है सोल, 1 का अर्थ है मिशन, 2 का अर्थ है डिवाइन कनेक्शन। तो मैंने इन संकेतों को विस्तार से समझने के लिए एक एक करके पूछना शुरू किया। जब मैंने कहा 0 तो उसने जवाब आया माता का नाम कोमाहारी
और पिता का नाम कोकोहारिया। फिर मैंने नंबर 1 के बारे में पूछा, तो उत्तर मिला कि कोई भाई बहन नहीं है, कोशमोरा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसके बाद मैंने जब जीरो यानी कि डिवाइन कनेक्शन के बारे में जानना चाहा, तो संकेत मिला कि इस दैवीय संबंध को पूरी तरीके से समझने के लिए पहले अपने सारे चक्रों को जागृत करना होगा। जब मैंने नंबर 1 यानी कि मिशन के बारे में पूछा, तो वहां से आवाज आई, लव लव लव, स्प्रेड लव, यानी कि केवल प्रेम और चारों ओर निस्वार्थ प्रेम का विस्तार करना है। हैरानी की बात यह थी कि मुझसे नंबर जो है उसके क्रम बोलने में थोड़ी उलझन और हेरफेर हो गई थी, लेकिन सुहानी की चेतना इतनी सटीक रूप से कनेक्टेड थी कि उसने मेरे गलत क्रम पर ध्यान न देकर उन्हीं नंबर का बिल्कुल सही उत्तर दिया जो वास्तव में उस कोड का हिस्सा थे। मैंने तुरंत अपने आप को सुधारते हुए अगला प्रश्न पूछा कि कोशमोरा की सोल का मूल स्वरूप क्या है। दीवार पर लिखे हुए सुनहरे अक्षरों से उत्तर आया कि कोशमोरा एक हीलिंग सोल है जो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा से संचालित होती है। उसे इस संसार में केवल असीम प्रेम और पूर्ण स्वतंत्रता ही जीवित रख सकती है। वो कभी भी किसी पिंजरे या बंधनों में कैद होकर नहीं रह सकती। उसकी आत्मा नीले स्पार्कल्स और सुनहरे रंग के दिव्य प्रकाश से निर्मित है। यहां तक कि कोशमोरा के जो केश हैं, बाल, वो भी स्पाइरल और सुनहरी किरणों जैसे हैं। उसकी आंखें नीली और सुनहरी आभा से युक्त है। कोशमोरा की आत्मा के भीतर इतनी असीम शक्ति है कि वर्तमान राजकुमारी के बाद पूरे एंड्रोमेडा साम्राज्य को संभालने की क्षमता सिर्फ उसके पास है। इसके बाद मैंने उसी मुख्य प्रश्न को दोहराया उसके डिवाइन पार्टनर के बारे में कि भाई वो कहाँ है, क्या है। तब उस रिकॉर्ड से नाम आया, कोशमोरा के डिवाइन पार्टनर का नाम है इंगाशु, और वो बार बार इसी नाम को दोहराने लगे, इंगाशु इंगाशु। लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि वो भी इस समय एंड्रोमेडा में नहीं है, वो भी पृथ्वी लोक पर चला गया है। मैंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है, तो जवाब ये मिला कि पृथ्वी के भारी वातावरण में आकर वो सब कुछ भूल चुका है। इंगाशु इस जन्म में कोशमोरा के ही साथ है, लेकिन उसकी चेतना पर विस्मृति का पर्दा है। उसे अपनी असलियत का कुछ भी स्मरण नहीं है। यहां पर यह रहस्य खुला कि सुहानी के वर्तमान जीवन में जिस लड़के की वो बात कर रही थी और रिग्रेशन के दौरान पिछले जन्म में भी जिस पुरुष को अपने साथी के रूप में उसने देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि ये इंगाशु ही था। यह भी संभव है कि इस पूरे जन्म में वो जवाब आया कि उसे कभी, उस लड़के को कभी भी अपनी वास्तविक पहचान याद ही ना आए। अब वो पूरी तरीके से कोशमोरा की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस जन्म में उसे अपने साथी के रूप में चुनती है या नहीं। क्योंकि पिछले जीवन में जब कोशमोरा ने उसे चुना था, तब उस कहानी में किसी की हत्या जैसी भयानक घटना घटित हुई थी जो हमने देखा था सेशन में। इस बार भी यदि वो उसको चुनती है तो वैसी ही परिस्थितियां बन सकती है। आवश्यक नहीं है कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन उसे अपने जीवन में हो सकता है कि कुछ खोना पड़े, कुछ बलिदान देना पड़े। यदि वो इस त्याग के लिए तैयार है तो यह संभव होगा। परंतु यदि इस यात्रा में उसे कोई भी चूक या त्रुटि हो गई, तो वो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी और उसके लिए सांसारिक मुश्किलें और भी अधिक बढ़ जाएगी। इंकाशु को इस समय कुछ भी याद नहीं है, और जब तक वो अपनी सुप्त चेतना को जगाकर सब कुछ याद कर पाएगा, तब तक कोशमोरा अपने मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। यदि किसी माध्यम से इंगाशु को भी उसके वास्तविक मूल का या एंड्रोमेडा के बारे में पता चल जाए, तो ये दोनों दिव्य आत्माएं मिलकर इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा और कल्याणकारी काम कर सकते हैं। परंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोशमोरा को अपने भीतर अगाध धैर्य और सब्र रखना होगा। मैंने ये पूछा कि क्या इसके अलावा और कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे लिए जानना आवश्यक है, तो दीवारों पे फिर से चमकने लगा कि कोशमोरा को अब अपने अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है। यदि वो इस समय पृथ्वी पर रहकर स्वयं की चेतना पर निरंतर कार्य करे, तो उसे वो सभी दिव्य शक्तियां वापस मिल सकती है जो उसकी मूल पहचान है। इंसानों की दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कोशमोरा की आयु अभी बहुत छोटी है, और इस भारी संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे सुरक्षा कवच दे सकता है पूरी तरीके से, और वो है उसका डिवाइन पार्टनर। परंतु इस मार्ग में एक बड़ी चुनौती है कि यदि उसको सब कुछ याद नहीं आया, तो वो अपनी नासमझी में कोशमोरा के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। अब उस परिस्थिति को कैसे संभालना है, वो पूरी तरीके से कोशमोरा के विवेक, उसके फ्री विल पर निर्भर करता है। तथ्य यही था कि उसका वो डिवाइन पार्टनर भी उसे पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर सकता था और कोई नहीं। क्योंकि जब कोशमोरा ने पृथ्वी पर जाने की जिद की थी, तो वो उसके पीछे पीछे इस अर्थ पे चला आया था।
उसकी ये यात्रा की जिम्मेदारी एंड्रोमेडा में किसी ने ली नहीं थी। वो अपनी मर्जी से गया था, उसे किसी ने भेजा नहीं था। तो ये दोनों ही अपनी अगाध जिद के कारण इस मानस लोक में आए हैं, और अब इन दोनों को ही अपने प्रयासों से सब कुछ ठीक करके वापस लौटना होगा, अन्यथा राजकुमारी उन्हें दूसरा कोई अवसर नहीं देगी और इस पृथ्वी पे उसे रहना पड़ेगा। ये मैसेज आया पुस्तकालय के उस अंतिम रिकॉर्ड से। समाधान के रूप में ये बात सामने आई कि जैसे ही कॉस्मोरा अपने हार्ट सेंटर को जागृत करके लोगों को हील करना शुरू करेगी, वैसे ही उसकी क्षमताओं का एक साक्षात प्रमाण दुनिया के सामने भी आने लगेगा। इससे उसे स्वयं भी यह विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ उसने इस दिव्य यात्रा में देखा और सुना है, वो कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। अब मैंने पूछा कि क्या हम इस सत्र को समाप्त कर सकते हैं, तो आवाज आई कि हाँ, अब आप जा सकते हैं, परंतु प्रस्थान करने से पहले एक बार सबको मिल लो। तो राजकुमारी से तो तुम मिल ही चुकी हो, बाकी सब आत्माओं से भी मिल लो। कौशमुरा से इस रूप में मिलकर यहाँ के लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। तो राजकुमारी और शकोला की आज्ञा पाकर मैं सुहानी की चेतना को एंड्रोमेडा के उस दिव्य जन समूह की ओर ले गई, ताकि वो अपने लोगों को, प्रियजनों को मिल सके। मैंने कहा कि ध्यान से देखो कौशमुरा, वहां पे आसपास और कौन कौन उपस्थित है। सुहानी ने अपनी आध्यात्मिक आंखों से देखते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये सब छोटे छोटे बटरफ्लाइज की तरह हवा में उड़ रहे हैं, सब बहुत आनंदित है, और इनके बीच में एक पुरुष चेतना है। मैंने उससे कहा कि कौन है ये मेल बीइंग, तो क्या ये कोई विशेष व्यक्ति है? तो जैसे ही उसने देखा तो वो बोलती है, शिमांचो, शिमांचो ये मेरा बहुत प्रिय मित्र है। मैंने पूछा कि क्या शिमांचो तुमसे कुछ कहना चाहता है या केवल तुमसे भेंट करने आया है? तो सुहानी ने कहा कि वो ऐसा बोल रहा है मुझसे और मेरे डिवाइन पार्टनर से कि जल्दी आ जाओ। और यहाँ उसके पास एक और महिला की चेतना खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि इनका नाम क्या है? तो सुहानी ने बोला कोहलिया, शायद यही बोली थी। तो मैंने बोला कि अच्छा, कोहलिया नाम है इनका। तो बोले नहीं, वो नमस्ते कर रही है आपको, हमारी दुनिया में नमस्ते को कोहलिया या ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो भी एंड्रोमेडा की राजकुमारी की तरह हम दोनों को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है। उनका हृदय भारी है क्योंकि उनका बेटा भी पृथ्वीलोक के बंधनों में जाकर सब कुछ भूल चुका है। इन सभी प्रियजनों की आत्मीयता और उनका स्नेह और आशीर्वाद समेटने के बाद सुहानी की आत्मा को एक तृप्ति मिली। अंत में सुहानी ने एक शांत सांस लेते हुए कहा कि अब मुझे जाना है, अब मुझे वापस लौटना है। तो इसके साथ में मैंने सुहानी को धीरे धीरे गहरे ध्यान की अवस्था से बाहर लाना शुरू किया, और पूरे आदर और कृतज्ञता के साथ में हमने ये अलौकिक जादुई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन यहीं पर समाप्त किया। इस अद्भुत और अलौकिक यात्रा से आज सुहानी ने और हम सब ने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा है। सुहानी ने जाना कि वो भले सितारों के पार से आई हो, एक उच्च चेतना है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका वास्तविक मिशन केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम और हीलिंग का विस्तार करना है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी ये सुंदर पृथ्वी कितनी अनमोल है, जिसकी पुकार सुनकर ब्रह्मांड के कोने कोने से जादुई आत्माएं यहाँ पर चली आती हैं। एंड्रोमेडा से मिली वो चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। हमें अपने भीतर के जो लोअर इमोशंस हैं, उन सबको पीछे छोड़कर अपने हार्ट सेंटर को सक्रिय करना होगा। हमें अपने लॉजिकल दिमाग से थोड़ा सा बाहर निकलकर दिल से सोचना होगा और प्रकृति का सम्मान करना शुरू करना होगा। याद रखिए कि अभी भी देर नहीं हुई है, समय हमारे साथ है। तो चलिए आज से ही अपने भीतर एक बदलाव को लेकर आते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं और और दिखा देते हैं उस एंड्रोमिडेंस को कि हम मनुष्य भी अपनी चेतना को उतना ही ऊंचा उठा सकते हैं, हम भी उनकी तरह प्रेम भरा जीवन जी सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी कोई एक नया दृष्टिकोण मिला है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाना और इस संदेश को दूर दूर तक लेकर जाना अब हम सबका एक सामूहिक कर्तव्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यह है कि जो भी सुंदर है, कल्याणकारी ज्ञान हमें मिलता है, उसे दूसरों में भी बांटना चाहिए। ऐसे ही और भी विस्मयकारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानियां से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने विचार हमारे साथ में जरूर शेयर करें। और अब समय है सुहानी के उस जादुई सफर की वास्तविक आवाज को सुनने का। तो दिल थाम कर बैठिए इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की ये विशेष झलकियां। इतना प्रकाश मैंने कभी नहीं देखा। प्रिंसेस कहाँ बैठी है? बीच में बैठी हुई है, हम्म। उसके जैसे कि शोल्डर्स पर भी कुछ अजीब सा बना हुआ है।
बॉडी से चिपका हुआ और कुछ ऐसे स्पाइरल से बने हुए स्पाइरल चीजें निकल रही हैं, जैसे कि इनका स्पाइरल से ही कुछ लेना देना हो। हर जगह पर स्पाइरल ही दिख रहा है। प्रिंसेस के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कोई कुछ नहीं बताता यहाँ पर। उसके लिए जाने के लिए हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। शकोला लेकर जाएगी अच्छा, और स्पाइरल जैसा गोलगुक बना हुआ है। मतलब बिल्डिंग जैसा है क्या कुछ? नहीं, जैसे कि मटका होता है कुछ ऐसा स्पाइरल है, और हाँ, इसमें बहुत ज्यादा गोल्डन रेज निकल रही हैं। कौश मेरा फिर से बोलिए। कौश। कौश मेरा कौश मेरा। ओके। इस फ्लावर को अपने हार्ट चक्रा पर लगाओ। ये तुम्हें और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर जाएगा। ठीक है। और जो तुम हम्म। माइंड को लेकर चल रही हो, हम्म। उसकी जगह हार्ट चक्रा से काम लेना स्टार्ट कर दोगी। बहुत अच्छा। सब कुछ स्काई ब्लू कलर, हम्म। गोल्डन कलर, अब हम्म। बहुत सारी बुक्स जैसे हैं, बट बुक्स सारी स्पाइरल जैसी हैं। ये देखती थी वहां पर बहुत कमी है अनकंडीशनल लव की। हम्म। सबके हार्ट चक्रा ब्लॉक रहते हैं। हम्म। कोई हार्ट चक्रा से काम नहीं लेता। ये जाना चाहती थी वहां पर हम्म। कि सबको बताएं कैसे हार्ट चक्रा से काम लेना होता है। और कौशमोरा के हाथों में एनर्जी है, जिससे वह किसी के भी हार्ट चक्रा को ओपन कर सकती हैं। जिकाहू का नाम लेना होगा। अच्छा। जिकाहू ही ऐसा फ्लावर है जिससे वो हार्ट चक्रा को ओपन कर सकता है। अच्छा। जिकाहू सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, और जिकाहू की एनर्जी हमारे हाथों में होती है। हाँ, ये अपना हार्ट चक्रा को ओपन करके फिर ब्लॉक करती हैं, फिर ओपन करती हैं, फिर ब्लॉक करती हैं। क्यों ऐसा? ये इसको प्रिंसेस का भी एक शराब जैसा समझ सकते हो। अच्छा। जब ये गई थी तो प्रिंसेस ने इसे मना किया था, इंसानों की दुनिया में तुम सब कुछ भूल जाओगी, हम्म। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। और ये हम्म। नहीं मानी, और हम्म। उन्होंने बोला कि जब जब तुम अपने हार्ट चक्रा से काम लोगी, हम्म। जब जब कोशिश करोगी, हम्म। बार बार वो बंद हो जाएगा। ये एक्सेप्ट कर लें कि इंसानों की दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। हम जैसे हार्ट चक्रा पर वाइब्रेट करते हैं, हम जैसे अनकंडीशनल लव में, फ्रीडम में बिलीव करते हैं, इंसान कभी नहीं कर सकते। और ये बस इंसानों को सिखाने चली हैं और अर्थ पर रह रही हैं। अगर ये डिसाइड कर ले, एक्सेप्ट कर ले, हम्म। हार मान ले और वापस दुनिया में आना चाहे अपनी, तो प्रिंसेस इसे माफ कर देगी। पर ये अपनी जिद में लड़ी हुई है, प्रिंसेस की बेटी है। तो और उसी के बीच प्रिंसेस ने गुस्से में आकर इसे ये शराब दे दिया। इंसानों की दुनिया खत्म होने वाली है। इंसान जैसे चल रहा है और चलता आया है, हम्म। ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। हम्म।
पर और हाँ बोलिए। बहुत सारे एंड्रोमेडन्स गए हुए हैं जो खुद इंसानों में रहकर इंसान बन चुके हैं, हम्म। जिनको ना अनकंडीशनल लव करना है, जिनको ना फ्रीडम चाहिए ना किसी को फ्रीडम देनी है। हम्म। एंड्रोमेडन्स खुद इंसान बनकर अर्थ पर भटक चुके हैं और ऐसे ही वहीं पर रह रहे हैं। तो क्या सारे ही मनुष्य, मतलब जो जो भी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, क्या सभी मनुष्यों का एक ही भविष्य है? नहीं, कुछ तो जा सकते हैं, पर अगर हम एंड्रोमेडास की तरह सोचें, तो अगर इंसान अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करे, तो वो दुनिया को काफ़ी अच्छा बना सकता है। पर वो हम्म। अपने हर्ट चक्रा को हमेशा बंद करके रखता है, लॉजिकली चलता है, और एंड्रोमेडास ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो बोर हो रही है, वो भी कुछ एनिमी की तरफ से ही है, अर्थ की सोल नहीं, बल्कि बाकी और सोल भी हैं। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, यहाँ पर नेचर है, और जैसे ही नेचर खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। सुनते हैं और कितने लोग अर्थ पर गए हैं, कितनी सोल्स अर्थ पर गई हैं, पर उनकी कोई नहीं सुनता। अगर हर एक इंसान हर घर में अपने हर एक जिसे भी मानते हैं, हम्म। संत, महात्मा, कोई भी उसकी सुनना स्टार्ट कर दें, तो अर्थ का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। पर जैसे आने वाले टाइम में ये सब कुछ और खराब होता जाएगा, और कुछ ऐसी सोल्स जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, वो वापस अपने अपने डायमेंशन में आ जाएंगे। पर जो कुछ नहीं कर रहे, वो हमेशा अर्थ पर भटकते ही रह जाएंगे। प्रिंसेस के गले लगकर उनसे माफी मांग लो, और उनसे परमिशन ले लो कि जो काम तुम इतने सालों से करना चाह रही हो, वो अब हो जाए और तुम वापस आ जाओ। कौशमोरा ही एक ऐसी अकेली है जिसके साथ में बैठने से सबकी हीलिंग होती थी, पर अब कौशमोरा के बिना हर किसी को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। पर ये इतने सालों से क्यों नहीं आई, आज क्यों आई है? अगर तुम इस बार भी नहीं कर पाई, तुम फिर अर्थ पर ही रहोगी। फिर मत बोलना कि मुझे वापस आना है। तुम कभी भी अर्थ से वापस नहीं आ पाओगी। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। तुम्हें जो करना है करो, पर अगर तुम फिर भी नहीं मानी, तो फिर वापस मत आना। हाँ, अगर ये अपने दोनों साइड को विजुलाइज करके उनमें अपने एंड्रोमेडान के एनर्जी को कॉल करके बैलेंस करें, तो हो सकता है
इसके लिए इसकी मदद शकोला कर देगी। जाते टाइम शकोला से पूछ लेना। ठीक है। दीप्ति का पर्पस इन सभी स्टार सीड को साथ में लेकर इनकी सोल मेमोरी को एक्टिवेट करना है। अच्छा। यही दीप्ति का पर्पस है। अच्छा। और ये जितने भी स्टार सीड हैं हम्म। सब कुछ भूल कर इंसानों की दुनिया में फंसे हुए हैं। दीप्ति अगर इनको याद दिला दे तो बहुत जल्दी स्टार सीड का सोल ग्रुप साथ में होगा और हर एक स्टार सीड अर्थ को आगे लेकर जा सकता है। थैंक यू। पर तुमको ध्यान रखना होगा, कुछ स्टार सीड अच्छे भी नहीं हैं और जब भी तुमको लगे तुमको कोई भी इंट्यूशन आए तो उसकी सुन लेना, इग्नोर मत करना। कुछ स्टार सीड हैं जो अपने प्लेनेट में भी नेगेटिव थे और अर्थ पर भी नेगेटिव हैं और वो तुमको शायद रोके और तुमको अपने इंट्यूशन की सुननी है। और कुछ ऐसे रेप्टाइलियन ओरायन स्टार सीड हैं जो तुमको मिल भी सकते हैं और तुम्हें शायद कुछ भी ऐसा एहसास हो कि स्टार सीड नेगेटिव सोल होती हैं, पॉजिटिव नहीं, तब समझ जाना कि वो स्टार सीड पॉजिटिव नहीं है और तुम्हें बस एक डाउट देकर जा रहा है कि जो स्टार सीड हैं वो अर्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप हैं जो अभी भी अर्थ पर हैं और पूरी कोशिश में हैं कि स्टार सीड को पूरी तरह से इतना इंसानों की दुनिया में बदनाम किया जाए कि स्टार सीड से हर कोई डरने लग जाए। और कुछ ऐसी सोल का ग्रुप भी है जो इनसे बेहतर हैं, जो बेहतर करने आया है, पर उनमें से बस इंसानों की दुनिया, इंसानों के रिश्तों में फंसकर बैठ चुके हैं। आप ऐसा कीजिए कि वो उसके हार्ट सेंटर में ही रहे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, उसको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, हम्म। उसके जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। मेरे पीछे आओ। था हाशो फराक हाशो फराशम हाशो तेरा हाशरेता हाशरो शफराशम फरतारा खाना शांतो तारा हाशो फर हाशो फर तरन तरन शाम संतन जेका होशोन तेंता शाख हाशो हाशो तारा ता कशोरा हाशो शाख हाशो तारा तारा चान शान मता तामा ताना शान। Mother's name Komahari, father names Kakahauria। शायद पहले आ गया। सोल क्या दिखा रहा है 2 नंबर? 2 पर डिवाइन कनेक्शन है और सोल है। 1 पर किंगाशो किंगाशो ओके। किंगाशो कोशमोरा का अगर दिल है तो वो कर सकती है, क्योंकि
जब उसने स्वराज को चूज किया था तो उसने किसी की हत्या कर दी थी और ऐसा इस बार भी कुछ हो सकता है। अगर वो चूज करेगी तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो सकता है। प्रिंसेस से तो मिल ही चुके हैं, बाकी सबसे भी मिल लें। कौशमोरा से मिलकर सबको खुशी होगी। ककोहलिया नमस्ते की जगह ककोहलिया बोल रही हैं। ये आपकी लैंग्वेज तो बिल्कुल वो हवाईयन लैंग्वेज जैसी है। ककोहलिया अब ये मुझे जहाँ से जाना है